लेकिन एक चमकता हुआ सितारा जिसने 2 ओलंपिक मेडल हासिल किए, जिसने भारतीय कुश्ती को, जिसने भारत में, पूरी दुनिया में भारत की कुश्ती का नाम रोशन किया, आखिर वो पहलवान जिसने पूरी दुनिया में नाम कमाया, उस पर हत्या का संगीन इल्जाम भी लगा और अब वो सलाखों के पीछे भी है, जिस पर अब हत्या का मुकदमा चलेगा। देखते हैं एक रिपोर्ट। 19 दिनों की लुका छिपी खत्म। शिकंजे में भगोड़ा सुशील कुमार, सलाखों के पीछे ओलंपिक विजेता। छह दिनों की पुलिस रिमांड में सुशील। जो डेथ हुई है वो गोली चलने से डेथ नहीं हुई, वो मारपीट से हुई। तो आज सुशील कुमार को 7 दिन के लिए केस लिया था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड दी। ओलंपियन सुशील की उल्टी गिनती शुरू। कोई है जी अपने बचाव के लिए घूम रहा था, कहीं नहीं चला फोर्स तो हो गया रहता। ये वही सुशील कुमार है जो कभी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा हुआ करता था। ये वही इकलौता पहलवान है जिसने ओलंपिक में भारत के लिए 2 मेडल जीते। ये वही सुशील कुमार है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ये वही सुशील कुमार है जिसको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया। लेकिन आज वो सलाखों के पीछे है, उसके हाथ में आज पुलिस की हथकड़ी है। ये वही सुशील है जो सीना चौड़ा करके गर्व से चेहरा दिखाता था, लेकिन आज वो अपनी करतूतों की वजह से चेहरा छिपा रहा है। कई दिनों की आंख मिचौली के बाद आखिरकार सागर हत्याकांड का आरोपी सुशील कुमार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। फिलहाल कोर्ट ने सुशील को 6 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। जो डेथ हुई है वो गोली चलने से डेथ नहीं हुई, वो मारपीट से हुई। एमएलसी कहती है कि सिर में चोट लगने से हुई है। तो दिल्ली पुलिस को 7 दिन का 12 दिन का पुलिस रिमांड किस लिए चाहिए? नथिंग एल्स। जब सारे लोग, हर किसी का एड्रेस, इनका एड्रेस रिकॉर्ड पे आ चुका है, तो आज सुशील कुमार को 7 दिन के लिए केस लिया था, तो ऑनरेबल कोर्ट ने 6 दिन के लिए पुलिस रिमांड दिया। हियरिंग चलने के बीच में ही जजेस ने ये भी कहा कि हम पुलिस को आधा घंटा दे रहे हैं सो दैट वो इंटरोगेट कर सके सुशील कुमार को कोर्ट, रोहिणी कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने फिर आधे घंटे रोहिणी कोर्ट के अंदर उन्हें इंटरोगेट किया और उसके बाद फिर 12 दिन की कस्टडी का डिमांड किया, लेकिन रोहिणी कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। दरअसल सुशील कुमार पहलवान सागर राणा की हत्या के बाद से फरार चल रहा था, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुंडका इलाके में सुशील कुमार और अजय कार छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर किसी से मिलने जा रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद मृतक सागर के परिवार की मांग है कि उनके बेटे को इंसाफ मिले। अच्छा हुआ जी, जो मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया और हमें दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए और उसको फांसी की सजा दिलाए। पुलिस के मुताबिक 4 मई की रात 1:15 बजे से 1:30 बजे के बीच दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पहलवानों के 2 गुटों में झड़प हुई थी। इस दौरान हुई फायरिंग में 5 लोग जख्मी हो गए। इनमें सागर नाम के पहलवान ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये झगड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था। सागर और उसके दोस्त जिस घर में रहते थे, सुशील उसे खाली करने का दबाव बना रहा था। मैंने अपना बेटा खोया, लेकिन पूरे देश किसान था मेरा बेटा। वारदात के बाद पुलिस को स्टेडियम का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला। सीसीटीवी फुटेज में सुशील 20 से 25 पहलवानों और असौदा गिरोह के बदमाशों के साथ सागर धनखड़ और उसके 2 साथियों को पीटता दिखाई दिया। सभी लोग सागर को लात, घूंसों, डंडों, बैट और हॉकी से मार रहे थे। अब आपको बताते हैं 4 मई को क्या हुआ था। सुशील अपने साथियों के साथ मॉडल टाउन में सागर धनखड़ के फ्लैट पर पहुंचा। सुशील के वहां आने पर सागर बाहर आया, जहां सुशील होंडा सिटी कार में मौजूद था। इसके बाद थोड़ी कहासुनी हुई और सागर को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। फिर उसे वहां से छत्रसाल स्टेडियम ले गए, जहां सुशील के साथियों ने फायरिंग की और सागर को बुरी तरह मारा पीटा। सागर की मौत के बाद सुशील अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। इसके बाद सुशील और उसके 6 साथियों के खिलाफ 15 मई को गैर जमानती वारंट जारी हुआ। दिल्ली पुलिस की करीब 15
टीमें पंजाब के अलग अलग इलाके में छापेमारी कर रही थी। सुशील कुमार की तलाश में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के अलावा यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और अब पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दिल्ली में कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा, लेकिन सुशील का कोई सुराग नहीं लगा था। पुलिस को सबसे पहले सुशील के उत्तराखंड जाने की जानकारी मिली थी। उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 राज्यों में दबिश दे रही थी। आज दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मशहूर पहलवान सुशील कुमार ने जब अखाड़े के रिंग में अपने दांव पेच दिखाने शुरू किए तो कामयाबी उनके कदम चूमने लगी। साल 2005 के बाद कभी भी सुशील कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह वही साल था जब उनके करियर की एक औपचारिक शुरुआत हुई थी। जल्द ही 2012 में उन्होंने ओलंपिक में भी कामयाबी हासिल की। कंधे पर तिरंगा और मुंह में दांत से दबाए हुए मेडल। हर भारतीय का सिर इस दिन गर्व से ऊंचा हो रहा था। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि मशहूर पहलवान सुशील कुमार अब एक हत्या के आरोपी बन चुके हैं और अब उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। आखिर क्या है पहलवान सुशील कुमार के अर्श से फर्श तक के आने की कहानी? आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुशील कुमार के हाथों में मेडल नहीं, बल्कि अब कानून की हथकड़ियां। पहलवान सुशील कभी युवा पहलवानों का आदर्श हुआ करता था, लेकिन आज उसी सुशील को लोग हिरासत में देख रहे हैं। साल 2008 में जब 25 साल के एक पहलवान ने बीजिंग ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता तो देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। ये तो महज शुरुआत थी कि भारतीय पहलवानी एक बार फिर से अपने पुराने दौर में पहुंच गई। सुशील ने मेडल जीतकर ये याद दिला दिया कि हमारे पहलवानों का दुनिया भर में डंका बजता था। बीजिंग ओलंपिक में मेडल जीतकर सुशील कुमार युवा पहलवानों का आदर्श बन चुका था। सुशील ने उम्मीद जगा दी थी कि ओलंपिक में भारतीय पहलवान भारी पड़ सकते हैं, लेकिन ओलंपिक गोल्ड का सपना संजोने वाला सुशील ब्रोंज से कहां संतोष करने वाला था। उसकी भूख तो बढ़ती ही जा रही थी और उसी भूख के कारण उसने 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत लिया। देखते ही देखते सुशील कुमार पहलवानी की दुनिया का एक बड़ा सितारा बन गया, या यूं कहें कि मौजूदा समय की पहलवानी का भगवान बन गया। ठीक वैसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। जिस तरह से फैंस ने सचिन को प्यार दिया, वैसा ही प्यार सुशील को भी मिला। सचिन तेंदुलकर और सुशील कुमार दोनों में वर्ल्ड चैंपियन बनने की भूख थी और सचिन ने इसके लिए लगातार मेहनत की। हमेशा जमीन से जुड़े रहे, अपने छोटों से भी सीखने की ललक दिखाई, अपने रास्ते पर ही चलते रहे। लेकिन सुशील कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद फिसल गया और यही वजह है कि देखते ही देखते अर्श से फर्श पर आ गया। देश को मेडल दिलाने वाला सुशील आज कानून के शिकंजे में है। उस पर हत्या का आरोप लगा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए सुशील कई दिनों तक भागता रहा। आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच ही लिया और देखते ही देखते ये सितारा पहलवानों का आदर्श विलेन बन गया। हालांकि सुशील कुमार का विवादों से पुराना नाता रहा है। इससे पहले उस पर जूनियर पहलवान नरसिंह यादव को साजिश करने और डोप टेस्ट में फंसाने का आरोप लगा था। इसकी वजह से नरसिंह यादव 2016 में हुए रियो ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले सके थे। नरसिंह ने सुशील पर उनके खाने पीने में कुछ मिलावट करने का आरोप लगाया था। वहीं साल 2017 में भी सुशील कुमार विवादों में आया था। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रायल के दौरान सुशील और रेसलर प्रवीण राणा के समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। इन विवादों के चलते सुशील ने खुद ही अपनी चमक खो दी। उसके इस विवाद ने भारतीय कुश्ती को भी बड़ा झटका दे दिया। उसे अपना आदर्श मानने वाले पहलवानों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जिले सूरजपुर के। सूरजपुर नाम जितना शानदार, कानून की हालत उतनी ही खराब। जहां कानून का सूरज अस्त होता नजर आ रहा है,
आम लोगों पर कानून के अधिकारियों का ऐसा कहर टूट रहा है जिसकी तस्वीरें हमें शर्मिंदा कर रही हैं। क्या डीएम, क्या एसडीएम और क्या पुलिस वाले, तीनों ने ही सूरजपुर का नाम आज मिट्टी में मिला दिया। देखिए 3 तस्वीरें। ये तीनों तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की हैं। सूरजपुर सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, तस्वीरें उतनी ही खराब लग रही हैं। जिस जिलाधिकारी पर जिले में अमन चैन बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वही जिलाधिकारी खुलेआम एक युवक को थप्पड़ मार रहा है और उसी जिले का एसडीएम भी तानाशाही पर उतर आया है। जिलाधिकारी की देखा देखी में एसडीएम ने भी एक युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जब किसी जिले के डीएम और एसडीएम ही गुंडागर्दी पर उतर आए हो तो भला वर्दी के नशे में चूर पुलिस वाला कैसे पीछे रह सकता है। इसलिए इस पुलिस वाले ने इस युवक को ऐसे झन्नाटेदार लाठी मारी कि वो वही माई बाप करने लगा। इन तीनों तस्वीरों ने सूरजपुर के सूरज को अस्त कर दिया है, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में तो कानून का राज नहीं है। कम से कम जिले के सबसे बड़े अधिकारी से तो ये उम्मीद की जाती है कि वो कानून का पालन करेगा। अगर वही गुंडे और मवालियों जैसी हरकत करने लगे तो कानून व्यवस्था के पालन की जिम्मेदारी किसकी होगी? डीएम साहब को तो कुर्सी का इतना नशा है कि उन्होंने युवक का मोबाइल ऐसे पटका जैसे कोई नाराज बच्चा। और एसडीएम साहब तो जैसे थप्पड़ मारने की प्रैक्टिस कर रहे हो। देखिए एसडीएम साहब पहले अपना हाथ ढीला करते हैं, फिर युवक के गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं। और दरोगा जी के क्या कहने, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें मनचाहा शिकार मिल गया हो। पहले डंडा लेकर युवक को ताड़ते हैं, फिर तान कर इस तरह से मारते हैं कि उसकी चीखें निकल जाती हैं। और इनके डंडे से निकलने वाली आवाज सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी जानवर पर टूट पड़े। क्या किसी कानून के रखवाले से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? इसे कुर्सी का नशा कहें या सत्ता की सनक या फिर पुलिस की गुंडागर्दी। सूरजपुर के पुलिस और प्रशासन से लोग इतना डरे हुए हैं कि इन्हें देखकर ही वो भागना शुरू कर देते हैं। जबकि ये युवक बाकायदा ये दिखा रहे थे कि वो जरूरी दवाइयां लेने जा रहे हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर पुलिस और प्रशासन को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। ना तो वो किसी का दुख दर्द समझने के लिए तैयार है और ना ही किसी की दलील उन्हें रास आ रही है। शायद उनके दिमाग में ये घर कर चुका है कि लॉकडाउन के नाम पर वो लोगों को ऐसे चमकाएंगे कि सूरजपुर का अस्त होता हुआ सूरज फिर से देश में चमकने लगेगा। ये तस्वीर सूरजपुर के कलेक्टर रणवीर शर्मा की, जो सड़क पर एक युवक को देखकर गुस्से से तमतमा उठे और आप देखा न तब युवक को जोरदार तमाचा जड़ दिया। और जब साहब थप्पड़ रसीद कर रहे हो तो कारिंदे कैसे पीछे रहते? साहब की नजरों में नूर बनने के लिए पुलिस वालों ने भी युवक की जमकर मरम्मत की। लेकिन सत्ता के जिलाधीश डीएम साहब का गुस्सा यही नहीं थमा, उन्होंने युवक का मोबाइल पटक कर तोड़ दिया। और पुलिस वालों को लाठियां बरसाने का आदेश तक दे डाला। जबकि युवक ये बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि वो जरूरी दवाइयां लेने के लिए घर से निकला है। जी सर, मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ। फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेकर पटक दिए ज़ोर से। और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए। हालांकि जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो डीएम साहब का सत्ता वाला नशा उतरने लगा और उन्होंने माफी मांगने में ही अपनी भलाई समझी। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया
तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूँ। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। लेकिन कहावत है कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस लौट कर नहीं आती, और ये फॉर्मूला डीएम साहब पर बिल्कुल सटीक बैठ गया। सूरजपुर के थप्पड़ वाले डीएम साहब की खबर को सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाया। रिपब्लिक भारत की खबर का असर ये हुआ कि डीएम साहब को बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरी जगह जाने का फरमान सुना दिया गया, यानी डीएम रणवीर शर्मा को सूरजपुर से हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसी भी अधिकारी का शासकीय जीवन में इस तरह का आचरण स्वीकार्य नहीं। इस घटना से क्षुब्ध हूँ। मैं नवयुवक व उनके परिजनों से खेद व्यक्त करता हूँ। इतना ही नहीं, आईएएस एसोसिएशन ने भी जिलाधिकारी रणवीर शर्मा का साथ नहीं दिया, और जब किसी जिले का डीएम लाल हो तो एसडीएम कैसे पीला नहीं होगा। पहले एसडीएम प्रकाश राजपूत ने युवक के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ा और फिर जबरन उठक बैठक करवाने लगे। भला जिस जिले के डीएम और एसडीएम दादागिरी पर उतारू हो तो पुलिस वालों का क्या कहना, मानो जैसे उन्हें तो खुली छूट मिल गई हो। इन पुलिस वालों ने पहले इन दोनों बाइक सवारों को रोका, फिर सवाल जवाब के दौरान युवक ने पुलिस वाले को एक पर्चा दिखाया, लेकिन इस पुलिस वाले को तो पर्चा देखना ही नहीं था, बल्कि युवक का पर्चा फाड़ना था। पुलिस वाले ने आप देखा न ताब युवक की पीठ पर जोरदार डंडा मारा, जिससे उसकी पीठ चीख से सीधी हो गई और वो सड़क पर ही गिर पड़ा। अपने साथी को पिटता देख दूसरा युवक जान बचाकर भागा। हालांकि पुलिस वाले ने उसे दौड़ाया, लेकिन वो पुलिस के चंगुल में नहीं आ सका। कोरोना महामारी के दौरान नियमों का पालन किया जाना और कराया जाना दोनों जरूरी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए डीएम से लेकर एसडीएम और पुलिस वाले भी डंडे लेकर पिल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पूरे देश में कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है। ये हमारी आपकी लड़ाई का नतीजा है। ये नतीजा उस सख्ती का भी है जो राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई है। ये नतीजा उस लड़ाई का भी है जो डॉक्टरों, अस्पतालों ने मिलकर लड़ी है। यही वजह है कि जहां एक दिन में केसेस 4.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुके थे, वहीं अब रोजाना के केस 2.5 लाख के आसपास तक आकर टिक गए हैं, जिनके गिरने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन ये जंग अभी बीच में है। ये जंग हमें जीतनी होगी, और जंग जीतने के लिए सख्ती अभी भी बहुत जरूरी है। इसलिए दिल्ली में एक बार फिर से 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। कोरोना डाउन, अनलॉक की तैयारी। राजधानी दिल्ली होगी अनलॉक। मई से दिल्ली होगी अनलॉक। दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह से नियंत्रित है। लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। आज की पॉजिटिविटी 4.26% है। देश में कोरोना की रफ्तार में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन की पाबंदियों का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,40,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 3,700 से ज्यादा मरीजों ने जान गंवाई। यानी मई के महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब आंकड़ा 2.5 लाख से नीचे आ गया है।
वहीं राजधानी दिल्ली, जहां सबसे ज्यादा दूसरी लहर ने कहर बरपाया, वहां एक बार फिर कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5वीं बार लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया। दिल्ली में 19 अप्रैल को लागू किया गया लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें मेट्रो समेत सभी पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लॉकडाउन के साथ एक और बड़ा ऐलान किया कि राजधानी को जल्द ही अनलॉक करने की भी तैयारी की जा रही है। दरअसल राजधानी में कोरोना की रफ्तार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते दिल्ली को एक बार फिर खोलने की तैयारी की जा रही है। अगर पिछले 1 हफ्ते के कोरोना ग्राफ को देखें तो राजधानी में 17 मई को कोरोना के 4,524 नए केस सामने आए और करीब 340 लोगों ने जान गंवाई। 18 मई को 4,482 नए कोरोना के मामले सामने आए और 265 मरीजों ने दम तोड़ा। 19 मई को 3,846 नए कोरोना केस आए और 235 मरीजों ने जान गंवाई। 20 मई को 3,231 नए कोरोना मामले सामने आए और 233 लोगों की जान गई। 21 मई को 3,009 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और 252 मरीजों ने दम तोड़ा। 22 मई को 2,260 नए कोरोना केस आए और करीब 182 मरीजों ने जान गंवाई। दिल्ली के आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली में लॉकडाउन से कोरोना संक्रमितों की रफ्तार में गिरावट आई है। अप्रैल में कोरोना की संक्रमण दर जो 36% थी, वो अब गिरकर 3.5% पर आ गई है। यही कारण है कि केजरीवाल ने कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, तो वो भी धीरे धीरे कुछ गतिविधियों को 31 तारीख से फिर हम खोलना चालू करेंगे। लेकिन अभी सबकी राय के मुताबिक, मैं दिल्ली के लोगों की राय के मुताबिक 1 हफ्ते के लिए हम लोग लॉकडाउन और बढ़ाने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अलावा लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए ज्यादातर राज्यों में 31 मई तक लॉकडाउन है। उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में भी 31 मई तक लॉकडाउन है। पंजाब में 31 मई तक पहले जैसी ही पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण से 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा और महाराष्ट्र में 1 जून तक लॉकडाउन लागू है, जबकि गोवा में भी 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा और पश्चिम बंगाल में 30 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। मतलब साफ है, कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए मई में लगभग सभी राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया और अब कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही राज्यों को अनलॉक करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ऐलान कर चुके हैं कि राज्य में संक्रमण दर घटकर 5% हो गई है, जिसके चलते मध्य प्रदेश को 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना शुरू किया जाएगा। हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य सरकारों ने लॉकडाउन का फैसला लिया था, जबकि प्रधानमंत्री मोदी भी खुद बोल चुके हैं कि देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्य सरकारें इसे आखिरी विकल्प के तौर पर ही इस्तेमाल करें। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है। यानी देश में कोरोना महामारी से सुधरते हालात को देखते हुए राज्य सरकारें जल्द ही राज्यों को पाबंदियों से मुक्त कर सकती हैं, लेकिन